आज हम लोग कक्षा 10th में समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसको संक्षेप में एपी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एपी। समांतर श्रेणी को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं ना। अब सबसे पहली बात होता है समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कल से लेसन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम लोग। तो समांतर श्रेणी जो होता है उसका मतलब क्या है, इसको देखिए ध्यान से आप। समांतर का मतलब पहले देखिए, समा का मतलब होता है समान। यहाँ देखिए ध्यान से, समजोड़ अंतर। समजोड़ क्या है? अंतर है। तो समजोड़ अंतर मिलकर के क्या बन जाएगा? समांतर बन जाएगा। अब देखिए इस सम का मतलब क्या होता है? समान या बराबर। और अंतर, तो अंतर आप लोग समझ रहे हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस। समान अंतर क्या है? समान अंतर। और सीढ़ी का मतलब क्या होता है? सीढ़ी का मतलब क्या होता है? सीढ़ी आप चढ़ते हैं तो बराबर डिस्टेंस पर रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? सीढ़ी को रहता ना, सीढ़ी बराबर अंतराल में। उसी तरह से यहाँ जो संख्या होगा एक बराबर अंतराल में रखा जाएगा। क्या होगा? तो उसी को सीढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से, दो या दो से अधिक लगातार संख्याओं का अंतर यदि एक ही हो, एक मतलब वन नहीं, बराबर हो, ठीक है। दो या दो से अधिक लगातार संख्याओं का अंतर, डिफरेंस, यदि एक ही हो यानी बराबर ही हो, तो वो श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक लगातार संख्याओं का अंतर यदि एक ही हो तो वो श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर जो हम संख्या देख रहे हैं, दो या दो से अधिक लगातार संख्या। तो देखिए ये दोनों का अंतर कितना का है? 3 से 5 का अंतर +2 का है, 5 से 7 का अंतर +2 का है, 7 से 9 का अंतर +2 का है कि नहीं है? तो यहाँ जो अंतर हम देख रहे हैं वो एक ही संख्या बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ से ये भी देख लीजिए +2 का अंतर आ रहा है। तो ये जो है दो या दो से अधिक लगातार संख्याओं का अंतर एक ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये श्रेणी को हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? और देखिए जैसे मिलेगा 15, 13, 11, 9, 7 डॉट डॉट डॉट। ये संख्या अनगिनत हो सकता है। ये संख्या अनगिनत हो सकता है। इसके बारे में सभी टर्म्स का नाम हम बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। देखिए ये दोनों का अंतर कितना का है? -2 का है। ये दोनों का अंतर कितना का है? -2 का है। ये दोनों का अंतर कितना का है? -2 का है। ये दोनों का अंतर कितना का है? तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी में ये है या नहीं है। क्या ये श्रेणी जो दिया हुआ है, ये श्रेणी क्या समांतर है? तो समांतर का पता कैसे करेंगे? आप लोग जानते हैं दो या दो से अधिक समांतर रेखा के बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, 9th क्लास से पहले भी पढ़ चुके हैं। तो समांतर का अर्थ आप लोग को बता दिया गया होगा। ये समांतर लाइन कहते हैं किसको है? दो या दो से अधिक लाइन या रेखा जिनकी बीच की दूरी हर एक जगह बराबर होती है,
तो उसको समांतर रेखा कहते हैं हम लोग। तो वहाँ आप रेखा पढ़ रहे थे, यहाँ संख्या के बारे में पढ़ना है। वहाँ आपको रेखा के बारे में पढ़ना था, यहाँ पढ़ना है संख्या के बारे में। तो संख्याओं का बीच का अंतर हर एक जगह अगर बराबर हो तो उसको समांतर संख्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? अब वो संख्या श्रेणी में दे दिया गया है तो समांतर श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक लगातार संख्याओं का अंतर एक ही आ रहा है। -2 -2 -2 -2 एक ही है ना सब जगह, है कि नहीं है? तो ये इस प्रकार के संख्याओं को श्रेणी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? अब देखिए इसका अगला टर्म निकालना होगा तो क्या कर रहा होगा हमको? तो ये जो अंतर निकाल रहे हैं आप, ये अंतर को अगला टर्म में जोड़ेंगे तो इससे अगला निकल जाएगा, उसमें फिर जोड़ेंगे तो उससे अगला निकल जाएगा, उसमें फिर जोड़ेंगे तो उससे भी अगला निकल जाएगा। तो लास्ट टर्म में भी यहाँ कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। इसके अगला टर्म में 2 और टर्म निकालना है। तो इसमें 7 में -2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में -2 फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 में -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अब बहुत लोग को लग रहा होगा कि सर तो कह रहे हैं कि जोड़ रहे हैं और लिख रहे हैं घटा के, यहाँ यही ना, यही बहुत बड़ा कंफ्यूज है आप लोग के लिए, है कि नहीं है? हम कह रहे हैं जोड़ना, लिख रहे हैं घटा के। ध्यान से देखिएगा, 7 में हम जोड़ने के लिए कितना बोले हैं? -2 को, यही ना बोले हैं। 7 जोड़ रहे हैं और यहाँ जोड़ कितना रहा है? -2 को, तो प्लस -2। अब यहाँ बताइए क्या होगा? 9 होगा कि 5 होगा? अब समझ में आ गया? क्लियर? क्या अभी भी डाउट है? अगर हम बोल दिए होते कि इतना में से इतना घटा के लिखिए, कितना करके लिखिए, तो घटाने में यहाँ माइनस होगा कि नहीं होगा? अब देखिए माइनस माइनस 7 2 कितना हो गया? 9 हो गया। तो अगला टर्म में 9 होगा क्या? यहाँ पे नहीं ना होगा? होगा। तो हम जोड़ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लियर है? अगर अगला टर्म हमको निकालना है तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे? जोड़ेंगे तब ना आगे पहुंचेंगे। अगर पीछे जाना है तब ना घटाएंगे जी, आगे हमको जाना है तो क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो क्लियर हो गया ये। लेकिन अगर आपको संख्या ये दे दिया जाए 3 7 9 11 15 20, क्या ये समांतर श्रेणी में है? इसको चेक करना हो तो हम लोग क्या जानते हैं? समांतर श्रेणी में हम लोग जानते हैं 2 या 2 से अधिक लगातार संख्याओं का अंतर एक ही होना चाहिए, बराबर ही आना चाहिए। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि बराबर है या नहीं। ये दोनों का अंतर कितना का है? 4 का, +4 का है। ये दोनों का अंतर कितना का है? +2 का है। ये दोनों का अंतर कितना का है? +2 का है। ये दोनों का अंतर कितना का है? +4 का है। ये दोनों का अंतर कितना का है? +5 का है। तो यहाँ जो अंतर निकल के आ रहा है हमारे पास, सभी अंतर एक जैसा है? सभी अंतर क्या एक जैसा है? तो बोलेंगे नहीं, सभी संख्याओं का अंतर एक जैसा, अर्थात ये समांतर में होगा? नहीं होगा। जब ये समांतर में तो जो सीढ़ी बना हुआ है वो समांतर सीढ़ी होगा? नहीं होगा। होगा जी? तो समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? समझ में आ गया अच्छा से? कोई दिक्कत? अब समांतर श्रेणी में यूज होने वाले टर्म्स, पद, कौन कौन से पद हैं इसको देखेंगे हम लोग थोड़ा ना। इसको क्लीन करते हैं सबसे पहले बोर्ड को। चलिए देखो, अब समांतर श्रेणी में यूज होने वाला पद कौन कौन से हैं, है ना। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर ये पी में था, 3 था, 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। ये क्या ये पी में है या नहीं है? क्योंकि संख्याओं का अंतर हर एक जगह +2 का है,
अर्थात ये समांतर श्रेणी में है। अब इसको लिखा कैसे जाता है, देखिए ध्यान से। इसको बोलते हैं A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट टर्म में तो जाता है तो AN बोलते हैं। क्या बोलते हैं, है ना। या फिर इसको से बोलते हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म में होता है N। लास्ट टर्म में क्या होता है, तो TN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब देखिए लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा, TM हो जाएगा, TN। अब देखिए T1 का मतलब क्या होता है, T2 का मतलब क्या होता है, टर्म्स ऑफ 1 पहला पद, T2 टर्म्स ऑफ 2 दूसरा पद, टर्म्स ऑफ 3 तीसरा पद, टर्म्स और ऑफ 4 चौथा पद, टर्म्स ऑफ 5 पांचवा पद, टर्म्स ऑफ 6 छठा पद, टर्म्स ऑफ 7 सातवां पद, टर्म्स ऑफ N एनवां पद। पहला पद 1 है तो पहला पद, 2 है तो दूसरा पद, 3 है तो तीसरा पद, 4 है तो चौथा पद, 5 है तो पांचवा पद आया, 6 है तो छठा पद, 7 है तो सातवां पद। अब N है तो क्या होगा, एनवां पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनवां पद लास्ट टर्म को बोला जाता है। एनवां पद जो होता है, जो सबसे श्रेणी के लास्ट में रहेगा, उसको बोलेंगे एनवां टर्म, टर्म्स ऑफ N, टर्म्स ऑफ N। क्लियर है, यानी एनवां पद बोलते हैं उनसे। क्या बोलते हैं, यहां पर जो पदों की संख्या होगा वो एक पूर्ण संख्या होगा। क्या अभी आप सुने कि 1.5वां पद आया है, 100वां पद आया है, 100 नहीं बोले 100वां, 2.5वां पद, 3.5 पद, ये सब नहीं आता है ना। एक प्राकृत संख्या बोल लीजिए या पूर्ण संख्या बोल लीजिए, है ना, ये होता है। टर्म्स ऑफ 0 T0, टर्म्स ऑफ 1 T1, टर्म्स ऑफ 1 पूर्णांक 1/2 कभी देखे हैं क्या, नहीं होगा। 1.5वां पद नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगा एक प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, एक प्राकृत संख्या ले लीजिए जो TN तक जाता है। प्राकृत संख्या का लास्ट संख्या क्या है, N है, N ही तक में जाता है। तो हम यहाँ भी लास्ट टर्म में क्या लेंगे, हम N लेंगे। क्या लेंगे, तो लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे। अब देखिए T1 या A1 को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों का, अब उसी तरह से यहाँ 2 रहेगा तो दूसरा पद, 3 रहेगा तो तीसरा पद, 4 रहेगा तो चौथा पद। तो इस तरह से आप पद बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ये दोनों को जो अंतर आप निकालते हैं, ये दोनों में अंतर, ये दोनों में अंतर, ये दोनों में अंतर, सर्वदा यानी हमेशा समान अंतर आता है तो उसको सर्वा अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 हर एक जगह बराबर होता है और इसको हम लोग सर्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और सर्व अंतर को इंग्लिश में बोला जाता है D। क्या बोलते हैं, D, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पर लास्ट टर्म में जो आता है नाम इसमें, वो आता है क्या है, TN। क्या आता है, तो TN को बोला जाता है एनवां पद। क्या बोलेंगे, एनवां पद बोलेंगे। तो अभी जो यहाँ तक पढ़ना है उसमें यही पढ़ना है, और जो लास्ट में होता है उसको L भी कहा जाता है। TN बोल लीजिए या L बोल लीजिए, कोई दिक्कत
नहीं है। एल या टी एन किसको बोलते हैं? एनवा पद को, लास्ट टर्म को बोलते हैं। समझ में आ गया? इसको अगर एनवा पद ना कहता अंतिम पद भी बोल सकते हैं। अंतिम पद, लास्ट टर्म है ना। अंतिम पद को इंग्लिश क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर समांतर श्रेणी में यूज होने वाले पद है ये। आप समांतर श्रेणी सिर्फ यहाँ पढ़ना है। 11th क्लास में जाइएगा तो इसका HP पढ़ना है। AP है ना, वहाँ HP और GP है, HP और GP पढ़ना है। तो ये 11th क्लास में है। लेकिन 10th क्लास में क्या पढ़ना है? यहाँ AP। अब देखिए AP का सूत्र क्या होता है। ये D निकालने का सूत्र समझ में आ गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो D मिलेगा, इसमें से इसको भी घटाएंगे तो D मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा? अर्थात D बराबर होता है T2 माइनस T1, D बराबर होता है T3 माइनस T2, D बराबर होता है T4 माइनस T3, D बराबर होता है T5 माइनस T कितना? 4 ना होगा। यहाँ देखिए अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाना है। तो यहाँ अगला टर्म यहाँ, तो पिछला टर्म ही है ना, इसमें से इसको घटा देना है। अगला टर्म से पीछे, अगला टर्म से पीछे, अगला टर्म से पीछे, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है ना। लास्ट में हो जाएगा Tn माइनस Tn माइनस 1 इन होगा। एक पद कम होना चाहिए ना यहाँ, इस प्रकार से होता है। अब देखिए ये तो हुआ D निकालने का सूत्र। अब यहाँ पर मेरा कोई एक टर्म दिया रहा, प्रथम पद दिया रहेगा और D दिया हुआ रहेगा, तो सेकेंड टर्म में कैसे निकालेंगे? इसका भी कोई फॉर्मूला होगा ना। तो देखिए ध्यान से, D बराबर क्या लिखा हुआ है? T2 माइनस T1। यहाँ पर हमको सेकेंड टर्म दिया हुआ है, या मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और D दिया हुआ है, सेकेंड टर्म निकालना है। बोलता है कि आगे 3 पद निकालें, आगे 3 पद निकालें। तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इजी है। क्या होगा? D माइनस में इधर आता है तो हो जाएगा प्लस में, बराबर में क्या? T2। तो हम क्या करेंगे? अगला पद निकालने के लिए जो इसके पीछे वाला पद होगा उसमें कॉमन डिफरेंस के जोड़ देंगे, तो उसका अगला वाला पद निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। कोई दिक्कत है? हम लोग को अगला टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस में उसका पिछला टर्म को जोड़ देना है। चाहे अगर 10वां पद बोलेगा 10वां पद ज्ञात करें, तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपको 9वां पद ज्ञात होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? 9वां पद में अगर हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो मेरा 10वां पद मिल जाएगा, 10वां पद मिल जाएगा। अगर फिर बोलते हैं 11वां पद निकालें, तो 10वां पद में फिर कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे, 11वां पद मिल जाएगा। 11वां पद में फिर अगर हम कॉमन डिफरेंस यानी D सर्व अंतर को जोड़ते हैं तो 12वां पद मिल जाएगा। आ गया समझ में? क्या करना है? जो पद निकालने के लिए बोलेगा उसके एक पीछे वाला पद को कॉमन डिफरेंस में जोड़ देंगे, अगला टर्म निकल कर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? जैसे में देखो यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। यह छोड़िए, बार बार एक ही लेंगे तो आप लोग कहिए एक ही रट क्या है क्या। इसको अलग कर देते हैं। 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। बोलता है कि इसका 2 टर्म्स और लिखिए, 2 टर्म्स और लिखना है। यहाँ तक लिख दिया, अगला 2 टर्म लिखना है। कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए, ये दोनों का डिफरेंस +2 का है, ये दोनों का डिफरेंस भी +2 का है, ये दोनों का डिफरेंस, यानी सर्व अंतर कितना आया? +2 आया। कितना आया? T1 T2 T3 T4 तक दिया हुआ है, T5 और T6 लिखना है हम लोग को। तो T5 में क्या कहते हैं हम? इसके पिछला टर्म यानी T4 में सर्व अंतर को जोड़ना है। तो 8 2 कितना होगा? फिर इसका अगला पद के लिए इसमें सर्व अंतर को जोड़ना है।
फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 10, 10 14, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 16, फिर 2 जोड़ेंगे 18, फिर 2 जोड़ेंगे तो जितना बार जोड़ते जाएंगे उतना बार आता जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन अगर यहां पर आपको अगर बोलता है कि 100वां पद निकाले तो आप क्या कीजिएगा? 100 बार इसको लिखते रहिएगा। या बोलता है आपको 50वां पद याद करें तो क्या 50 बार हम लिखते आएंगे? उसी को निकालने का सूत्र होता है, देखिए ध्यान से, आप इसको क्लीन करते हैं पहले। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर एक सूत्र लगाया जाता है जिसको बोलते हैं Tn इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। यही होता है। बस आपको यहाँ पर 4 टर्म्स याद करना है। एक होता है Tn, यानी Tn क्या है? अंतिम पद। Tn क्या है? अंतिम पद। A क्या है? प्रथम पद। ए क्या होता है? N क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। और D क्या है? सार्व अंतर। इसको उतार लीजिए आप लोग। Tn को अंतिम पद, A को प्रथम पद, N को पदों की संख्या। कितना पद है उसको बोलते हैं पदों की, और D होता है सार्व अंतर। D क्या होता है? इसको सबसे पहले आप लोग उतारिए। अब यहां देखेंगे हम लोग इस सूत्र के सहायता से हम लोग लास्ट टर्म में कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहां पर था 2 4 6 8, इसमें बोलता है 10वां पद ज्ञात करें। यानी लास्ट टर्म में क्या बोल रहा है? 10वां पद। क्या बोला है? इन लास्ट में कितना टर्म्स होंगे? 10। 10 ही टर्म में होना चाहिए। पदों की संख्या 10 होना चाहिए। पदों की संख्या कितना होना चाहिए? 10। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को अंतिम पद बोला है निकालने के लिए। 10वां पद, यानी अंतिम पद ना बोल रहा है। 10वां पद क्या होगा? इस श्रेणी का अंतिम पद होगा। देखिए, श्रेणी और सीढ़ी दोनों में अंतर है। श्रेणी और सीढ़ी दोनों में अंतर है। श्रेणी कहने का मतलब सिर्फ लिख दिया जाता है ऐसे, श्रेणी में सीक्वेंस है। अगर सीढ़ी, सीढ़ी का मतलब बराबर अंतर में लिखा होना चाहिए, बराबर अंतराल में लिखा होना चाहिए ना। ये दोनों में अंतर है थोड़ा सा। आगे देखिए, इस श्रेणी में ये जरूरी नहीं कि बराबर अंतर ही आएगा, इस सीढ़ी में बराबर अंतर आएगा। दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है ना। दोनों में यही डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर 10वां पद बोला है, यानी 10वां, ये ना बोल रहे हैं। जिसमें वहाँ आ गया ना, उस समझ जाइए कि अंतिम टर्म है। 8वां, 12वां, 15वां, 50वां, 100वां पद क्या रही? अंतिम टर्म में। क्या है? तो 10वां पद निकालना है। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है? A का मान, प्रथम पद इसमें कितना है? प्रथम पद कितना यहाँ? 2 है। आप देखिए D निकाला जाता है, उसके बाद क्या निकालेंगे? D कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है या नहीं। देख रहे हैं 2 का अंतर है, तो समांतर 1 में से 1 हटा देंगे तो 4 में से 2 गया, इन्हें D भी मालूम हो गया, हो ना मालूम। उसके बाद N, उसके बाद क्या है? N के को टर्म है, इसमें सिर्फ 10 ही टर्म में निकालना है, 10 ही टर्म तक नहीं जाना है। तो पदों की संख्या कितना रहेगा इसमें? यानी हमको लास्ट टर्म में भी मालूम, यानी Tn नहीं, अब T10 निकालना है, तब ना 10वां पद होगा। T10 मतलब 10वां पद हुआ कि नहीं हुआ? अब सूत्र क्या होता है? तो Tn इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू Tn को हटा के कितना लिखना है हमको? 10 लिख दिए। A को हटा के अब कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। N को हटा के कितना लिखेंगे? -1, और D को हटा करके 2 प्लस 9, घटेगा तो 9 बचेगा, और 9 दूनी 18, 2 कितना होता है?
अब इसको लिखिए 10 को टर्म तक लिखिए तो 20 आता है कि नहीं आता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये नहीं हुआ? 2 का पहाड़ा तो आता ही होगा ना। देखिए 10वां टर्म आपका 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया 20 ना। आप तो ये चेक कर लीजिए, बहुत इजी था। अगर 100वां पद लिखना होता तो क्या हम ऐसे ही लिख के निकाल देते? उसको ये सूत्र पर निकालेंगे। क्लियर है? अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। तो दूसरा देख लेते हैं। इसमें 5 10 15 20 25 डॉट 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 हमको लिखना है 12वां पद। 12वां पद क्या होगा? तो आप पहाड़ा पढ़ रहे हो तो 12 5 60 ऐसे भी जानते होंगे। देख लेते हैं 60 आता है या नहीं आता है। क्या करेंगे हम लोग? प्रथम पद कितना दिया हुआ है? डी निकालना है। दोनों का अंतर कितना का है? सब में 5 5 का अंतर है ना, 5। एन कितना दिया हुआ है? क्या वो पद होना चाहिए इसमें? खाली 12 पद होना चाहिए। तो बोला संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कैसे निकलेगा? तो टी एन बराबर सूत्र क्या दिया हुआ है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एन हटा क्या लिख देंगे हम लोग? 12। ये कितना है? एन 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5 प्लस 12 में से गया अगुने 5 प्लस 11 बचे 5 में 5 कितना हुआ? आ गया। कोई दिक्कत? तो निकल जाएगा। आ गया 12वां पद 60। अब आप 5 को 12 बार लिखिए तो भी कितना रहेगा? 60 ही रहेगा। तो ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। ये समांतर श्रेणी लिखने का व्यापक रूप है। लेकिन यहाँ पर समस्या आ जाती है कि आप बोला 3 लगातार संख्याओं का समांतर श्रेणी किस प्रकार से लिखा जाएगा? 3 लगातार, 4 लगातार, 5 लगातार। तो इसमें देखिए इस प्रकार से मान के लिखा जाता है। प्रथम पद को मानते हैं अल्फा माइनस बीटा, द्वितीय पद होता है अल्फा, और तृतीय पद क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो 3 लगातार हो गया। क्या हो गया? अब 4 लगातार बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ये हुआ 4 लगातार संख्याओं का समांतर श्रेणी। अब यहाँ पर रहेगा 5 लगातार संख्याओं का समांतर श्रेणी। तो 5 लगातार में अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इसको आप लिख लीजिएगा और याद भी करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। आपको ये क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन में आएगा ही। 4 लगातार संख्याओं का समांतर श्रेणी ज्ञात करें तो हम लोग ये फॉर्मूला पर निकाल लेंगे। क्लियर है? तो आप इसको उतार करके याद कर लीजिएगा। ठीक है? अब यहां पर देखिए समांतर माध्य। यदि 3 लगातार 3 संख्या समांतर श्रेणी में हो, यदि 3 संख्या समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाला संख्या बाकी 2 किनारे वाले संख्याओं का समांतर माध्य होता है। यानी 3 लगातार संख्या 2 4 6 है, ठीक है ना? तो 3 लगातार संख्या समांतर श्रेणी में है। तो ये जो तीसरी बीच वाला जो संख्या है, ये दोनों संख्याओं का समांतर माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? तो समांतर माध्य क्या होता है? देखिए इसको ये ए बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी। तो ए प्लस बी बटा 2 को बोलते हैं समांतर माध्य। सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी बटा 2 बराबर क्या होता है? समांतर माध्य होता है। तो समांतर माध्य मतलब बीचों बीच वाला संख्या क्या होगा? बीचों बीच वाला संख्या
दो संख्याओं के बीच में क्या आएगा। तो अगर 3 संख्या रहेगा तो बीच वाला संख्या यही ना रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे 2 + 6/2, 6/2 कितना होता है 8/2 काटे कितना आया, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो समांतर माध्य निकाल लीजिएगा। कोई भी दो संख्याओं का एकदम बीचों बीच वाला संख्या समांतर माध्य होता है, ठीक है। यानी समांतर माध्य बोला तो दो संख्याओं के बीच का संख्या ज्ञात कर लेना बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। क्लियर है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में इस लेसन को स्टार्ट करेंगे 4A। अध्याय कितना ये 4। तो हम लोग अब अगले लेसन में 4A को स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में देखेंगे इसको किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त होता है।